वेलकम ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट, जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है। फिजिकल केमिस्ट्री का है या फिर आप कहें कि सारी ही केमिस्ट्री का बेसिक है, क्योंकि मोल कहीं ना कहीं हर जगह आपको इंटरप्ट करेगा। तो इसलिए जो मोल कंसेप्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मूल कंसेप्ट बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो तो 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ और चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन होती गई। सिंगुलैरिटी, मोडालिटी, जो कि हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो सिर्फ ये समझने के लिए है कि मोल क्या होता है, मोल का यूज़ कहाँ पर होता है और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, मोल के स्टार्टिंग की स्टोरी क्या है। तो मोल की स्टार्टिंग की स्टोरी ये है कि जिस तरह से हम मार्केट में जाते हैं और कोई भी चीज़ आपको खरीदनी होती है तो आपके पास एक मेजरमेंट होता है। जैसे कि अगर आपको कोई लिक्विड लेना है तो यू हैव लीटर, कि हमें वो चीज़ लीटर में लेनी है, आपको 1 लीटर लेनी है, 2 लीटर लेनी है, या अगर आपको सॉलिड चीज़ लेनी है तो दैट इज इन किलोग्राम्स और ग्राम्स या मिलीग्राम्स। तो ये जो है ये हमारे स्टैंडर्ड मेजर्स हैं कि आपको अगर 1 किलोग्राम चाहिए, सपोज आपको कोई शुगर चाहिए, चीनी चाहिए और वो 1 किलोग्राम चाहिए, तो आपको 1 किलोग्राम आप चाहे यहाँ पर इंडिया में लेंगे, अफ्रीका में लेंगे, अमेरिका में लेंगे, तो उसका जो मास होगा 1 किलोग्राम में जो आएगा वो सेम आएगा हर तरफ। तो जब ये सब स्टैंडर्ड्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए हैं, तो फिर अगर हमें एटम्स को कैलकुलेट करना है या किसी पार्टिकल को कैलकुलेट करना है जो हमें नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए वो जो यूनिट आई वो है मोल। तो पहली चीज, मोल क्या है। मोल एक ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे कि आप चीजों को मतलब एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को या आयंस को या कोई भी ऐसा स्मॉल पार्टिकल जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको अगर आपको लेना है तो आपको उसको मेजर मोल में करना पड़ेगा। क्लियर। तो मोल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर क्या है और मोल एक्चुअल में कहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए, डाल्टन जो एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, जो आप स्टार्टिंग से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। और उन्होंने बोला कि एटम, ए मीन्स इन एंड टॉम मीन्स डिविजिबल। मतलब एटम का मतलब उन्होंने बताया कि इनडिविजिबल। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आपके आसपास जितने भी मैटर हैं, मैटर वो सभी एटम से मिलकर बने हैं। एंड एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है आपके पास, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका सबसे छोटा पार्ट आप या फिर आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारे पास एटम है, और एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो एटम फर्दर जब स्टडी हुई तो हमें पता लगा कि एटम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट होता है उनका। तो ये हमें बाद में पता लगा। तो फिर क्वेश्चन उठा कि एटम को जब डाल्टन बोल रहे हैं कि वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, तो फिर यहाँ पर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन मिल रहा है, न्यूट्रॉन मिल रहा है, तो वो क्या है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। ये एटम के कंपोनेंट्स हैं जिनको तीनों को मिलाकर एटम बनता है। अगर आप सिर्फ प्रोटॉन लेंगे तो वो एटम नहीं होगा, सिर्फ न्यूट्रॉन लेंगे तो एटम नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एटम नहीं होगा। वो अलग अलग चीजें हैं जिनको तीनों को हमने मिलाया तो वो एटम बना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एटम इज ऑल्सो एन इनडिविजिबल पार्टिकल, ऑल्दो इट हैव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज ये बात हो गई कि ये 3 चीजें कॉम्पोनेंट है, और फिर मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम जो है वो इनडिविजिबल है। अब देखिए, जब यहां पर बात ये आई कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, तो फिर दूसरी चीज आपके पास ये आई कि एटम का मास क्या है, कैसे हम एटम का मास निकालें, कैसे हम उसको वेट मेजर करें।
तो जनरली जो हमारे पास चीज आती है वो आती है एटॉमिक मास, या एक दूसरी चीज आती है मास नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हमें देखना है। देखिए पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि एटम को जब आप स्मॉलर पार्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको किस तरह से करते हैं। तो एटम को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लीजिए आपके पास कोई एटम एक्स है, उसका यहां पर हम लिखेंगे Z और यहां पर लिखेंगे A। आजकल इसको इस तरह भी लिखने लगे हैं X Z A, ये भी ठीक है। Here X equals to atom, any atom, it can be any atom. Z equals to atomic number and A equals to atomic mass. Clear? तो जब हम A की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो आपको जनरली बुक्स में जो मिलता है वो ये मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाउ कैन इट बी एटॉमिक मास? ये एटॉमिक मास कैसे हुआ? क्या आप मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि एटॉमिक मास के अंदर आपने दो नंबर्स को ऐड कर दिया है? सपोज अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास एक वाटरमेलन है और ये आपके पास दूसरा वाटरमेलन है, और आपको बोला जाए कि इनका मास बताइए, इनका वेट बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों का अलग अलग सेपरेट वेट लेंगे, वेट 1, वेट 2, और फिर आप उसका टोटल वेट निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? वेट 1 प्लस वेट 2 करेंगे। ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास ये पहला तरबूज ये है, दूसरा तरबूज ये है, तो आपने दोनों का नंबर ऐड कर दिया कि 1 + 1 = 2, तो हमारे पास इसका जो मास हो गया वो 2 हो गया। ये नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली हम मैथमेटिकली तो यही करेंगे, और जब हम मैथमेटिकली यही करेंगे तो हमें अभी भी मैथमेटिकली यही करना चाहिए। तो व्हेन वी आर एडिंग दीज नंबर्स इन एटॉमिक मास, तो इसको हम अभी मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए मैथमेटिकली अप्रोच ही कहती है कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर हम ये बोले कि P equals to number of proton, then N equals to number of neutron and E equals to number of electron, ऐसा है। तो क्या ऐसा होगा कि मान लीजिए हमारे पास जब P नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल मास ऑफ P इक्वल्स टू होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन इनटू P। ऐसे ही टोटल मास ऑफ N न्यूट्रॉन होना चाहिए N इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड सेम ऐसा यहां पर होना चाहिए। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू P इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, दोनों के मासेस इक्वल होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक बार को हम यहाँ रख भी देते हैं मास। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू P इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, प्रोटॉन का मास है, प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम ही होगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, प्लस इलेक्ट्रॉन का मास
E इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। अब देखिए -24 and -28, so you can say that this value is very very small in comparison of these two, or we can say that it can be negligible। क्यों है? देखिए यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो 24 0 पॉइंट के पहले आएगी, इधर 28 0 पॉइंट के पहले आएगी, मतलब कि ये तो और भी छोटी वैल्यू हो गई। तो अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब बहुत ज्यादा फर्क हमको नहीं पड़ता तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो हमारे पास अभी दो चीजें बची। अब इन दो चीजों में देखिए क्या ये और ये कॉमन आ रहा है, दोनों में ऑब्वियसली आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। एटॉमिक मास इक्वल्स टू P प्लस N इंटू नहीं लगाते 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्या है? ठीक है, ठीक है। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्वियसली। और ये हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आई मास की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो है। अब हर बार इसको इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना बार में टफ पड़ रहा था कैलकुलेशंस के अंदर। जनरली हम कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन में अगर आप इसको इस पार्ट को हटा दें तो हमारी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, और जब कंपैरेटिवली इजी हो जाती है तो हमें काम करने में इजी पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने किया, P प्लस N, इसको हमने एक नाम दे दिया पूरे को AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को अब हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास। ओके, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आपको ये मास नंबर निकालना हो तो आपको AMU लगाना कंपलसरी है, बिकॉज विदाउट AMU इट इज ओनली अ नंबर, टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप AMU नहीं यहाँ पे लगाते हैं तो इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको AMU लगाना कंपलसरी है। अभी AMU को कन्वर्ट कर दिया गया है U में, यूनिफाइड मास बोला जाता है, और AMU की जगह सिर्फ U भी आप यूज कर सकते हैं। तो और इसको बोला गया मास नंबर इक्वल्स टू P प्लस N। ओके, सो ये हमारा पूरा मैथमेटिकली अप्रोच है, जिसमें कि हमने जो A है, A इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, P प्लस N, उसको प्रूव किया। देख लीजिए, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। हमने क्या किया, एटॉमिक मास लिया। एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होता भी है। अब क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एटम हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन अगर वो नहीं है तो मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर देन 1। So we can say that number of proton equals to P, and equals to number of neutron. It may vary, and E equals to number of electron. So if you want to calculate the total number of electron, neutron and proton, then we have to do this: P into mass of proton plus N into mass of neutron plus E into mass of electron. So this one is the total number of electron, total mass of electron. This is the total mass of neutron, and this is the total mass of proton. If the atom is not hydrogen, in that case the atomic mass equals to P into mass of proton. The value of mass of proton is this one, and into mass of neutron, value of mass of neutron, and E into mass of electron. This is the mass of electron. This value can be negligible in comparison of these two, so we have only this part to solve, and we can take common this gram weight because this is same. So remaining is P plus N. P means number of proton and N means number of neutron, and this value atomic mass equals to P plus N, and this is represented by AMU. To shorten our calculation, AMU means atomic mass unit or unified mass, and the mass number is only P plus N. You can take a screenshot of this.
चलिए, तो हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई। ये आपका बेसिक था जो मैंने आपको क्लियर किया है अभी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए। जब डाल्टन ने इतना सब कुछ बता दिया, डाल्टन ने एटम के बारे में बता दिया और एटम के बाद में हमने एटॉमिक मास निकाल लिया, मास नंबर निकाल लिया, तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए एवोगैड्रो। जिन्होंने एक नंबर दिया जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं या फिर इसको NA से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो नंबर था वो ये था 6.023 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि एनीथिंग विच रीचेस टू दिस नंबर इज नोन एज मोल एंड दिस नंबर इज एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि उन्होंने दिया था तो ऑब्वियसली अपने नाम से रखना चाहेंगे ताकि उनका नाम हमेशा पहचाना जाए। तो उन्होंने ये एवोगैड्रो नंबर दिया। ये इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी मतलब नंबर तो ओरिजिनली था, बट उन्होंने एक इस तरह से ये नंबर प्रपोज किया कि एनीथिंग विच रीचेस टू दिस नंबर दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर एंड प्रेजेंटेड बाय NA। अब कैसे देखिए, आपके पास अगर इतने नंबर के मोबाइल फोन्स हैं तो वो 1 मोल हो गए। या आप इस तरह बोल सकते हैं कि एनीथिंग, कुछ भी चीज आपके पास इतनी क्वांटिटी में है, अगर चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो टेबल्स हो, चाहे वो फोन्स हो, कुछ भी हो, अगर वो इतने इस काउंटिंग में आ रही हैं तो वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो बात इतनी हो गई। बट क्योंकि ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि बड़ी चीजों के लिए जो आप देख सकते हो उनके लिए ये कोई वैल्यूएबल चीज नहीं, ये वैल्यूएबल नंबर नहीं था, तो ये अप्लाई किया गया सिर्फ उन चीजों पर जो कि आपको दिख नहीं सकती, जैसे कि जिनको आप जो माइक्रोस्कोपिक, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक क्या क्या है, आपके जितने भी बैक्टीरिया वायरस है वो माइक्रोस्कोपिक है, ऑब्वियसली उनको मोल में ही काउंट करते हैं। आपके एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं, वो सभी मोल में काउंट होते हैं, क्योंकि वो उनको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपके इतने से पार्ट में, आपके हाथ में इतने से पार्ट में भी इतने सारे वो पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसलिए इस वैल्यू को प्रपोज किया गया। यानी कि उन्होंने बोला एनीथिंग which reaches to this number is mole। ओके, तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जिस तरीके से आप बोलते हैं कि हमने नंबर फिक्स कर लिया, जैसे कि आप बोलते हैं 1 डजन। 1 डजन मतलब आपको ये पता है कि 1 डजन का मतलब आपके पास कोई भी चीज आएगी वो 12 ही आएगी काउंटिंग में। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर आप 1 मोल किसी भी चीज का ले रहे हो तो आपके पास इतनी चीजें ही आएंगी। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसके साथ ही 2-3 चीजें और जुड़ी। पहला था ग्राम एटॉमिक वेट और सेम ऐसा ही दूसरा था ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम पहले की बात करते हैं, मतलब ग्राम एटॉमिक वेट की बात करते हैं। तो इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, पहला तो ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब है कि आपके पास Na एटम्स हैं और उनका आपको ग्राम वेट निकालना है। ओके, Na एटम्स एंड उनका आपको ग्राम वेट निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड आउट ग्राम एटॉमिक weight of
ऑक्सीजन एटम। अब देखिए यहां पर क्योंकि आपको एटम दिया हुआ है, इट मींस O सिंगल O इज गिवन, नॉट O2, O2 इज मॉलिक्यूल। तो आपको यहां पर केवल ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लेना है। अगर हम इसका आंसर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम एटॉमिक वेट मींस वेट ऑफ Na atoms of oxygen। ठीक है, मतलब कि ये हर जगह सेम रहेगा, एटम चेंज हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास ग्राम एटॉमिक वेट आए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके दिमाग में इस तरह क्लिक होना चाहिए कि ग्राम एटॉमिक वेट दिया है, इसका मतलब हमारे पास Na एटम्स हैं उसके, और Na एटम्स को लेकर ही हमें उसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे पीछे को सोचना ही नहीं है। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक एटम ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 AMU होता है, ऑब्वियसली होता है। ठीक है, ये आपको मैं समझ में चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो ये 16 AMU हो गया। अगर आपके पास यहाँ पर एटॉमिक मास आपको, क्योंकि आपको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो आपके पास कितने एटम्स हैं? Na एटम्स हैं। तो हम ये बोलेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ Na ऑक्सीजन एटम कितना होना चाहिए? 16 AMU इंटू Na होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे कि आपके पास अगर 10, बिल्कुल वैसा ही है कि सपोज आपके पास 10 बॉल्स हैं और एक बॉल का वेट जो है वो 5 ग्राम है, तो 10 बॉल्स का वेट कितना होगा? 50 ग्राम हो गया। तो सेम वही है कि आपके पास Na पार्टिकल्स हैं, Na एटम्स हैं, और एक एटम का वेट जो है 16 है, तो Na का कितना होगा? 16 AMU इंटू Na होगा। अब क्योंकि हमें ग्राम में निकालना है, ग्राम एटॉमिक वेट पूछा है, तो हमें इस AMU को की वैल्यू ग्राम में रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? ग्राम वेट इक्वल्स टू 16 इंटू AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इंटू Na की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी 6.023 इंटू 10⁻23। जब भी इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रॉक्स 1 के आसपास आएगी, मतलब 0.9 समथिंग आती है, तो उसको हम अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं हमारी सहूलियत के लिए ही। मान लीजिए कि हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े, इसलिए हमें 0.9 को हर बार मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको अप्रॉक्स 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ग्राम एटॉमिक वेट क्या आएगा? 16 ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई। जनरली आपने बुक में देखा होगा लिखा हुआ कि इन मोल AMU इक्वल्स टू U, इस तरह से लिखा हुआ होता है, AMU इक्वल्स टू U इन मोल। तो ये किस तरह से आया? देखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड इज सेम। ऐसा नहीं बोल रहा कि AMU इक्वल्स टू ग्राम, ऐसा नहीं बोल रहा कि AMU और ग्राम दोनों सेम है, दोनों यूनिट सेम है, ऐसा नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि अगर आपने ग्राम एटॉमिक वेट किसी का निकाला है तो उसका मैग्नीट्यूड चाहे आप AMU में लें चाहे ग्राम में लें सेम आएगा। देखिए सेम आया। आपने ऑक्सीजन एटम का लिया था 16 AMU, आपने Na एटम्स का लिया ऑक्सीजन का तो 16 ग्राम आया। अब देखिए ग्राम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम AMU बट द मैग्नीट्यूड इज सेम, सो वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट एवरीवेयर। क्लियर? कैसे हम इसको कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे वो हमारे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, बट अभी आपको पहले ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि AMU और ग्राम जो है वो पहली बात तो सेम नहीं होते। मोल कंसेप्ट में सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो भी तब जब आपने के पास जो AMU है वो AMU जिस भी एटम का ले रहे हैं वो Na आपके पास एटम हो, मतलब 1 मोल के इक्वल हो, तब वो उसका ग्राम वेट के इक्वल होगा। क्लियर टू ऑल? सेम यही चीज हम मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तब तक आप इतना एक बार दिमाग में बिठा लीजिए
किस तरह से आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे को, ये चीजें मूल कंसेप्ट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप मूल कंसेप्ट पढ़ें तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज है, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, बट ये जो बेसिक्स है, छोटी छोटी चीजें वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो ही आप मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वरना वो कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कई बार लगता है व्हाट इज एएमयू, व्हाट इज ग्राम, एंड ग्राम एएमयू के इक्वल कैसे हो गया, और फिर बाद में धीरे धीरे माइंड में इतना ज्यादा मैशअप हो जाती है चीजें कि मूल कंसेप्ट से फिर हम हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इतना जो आपको मैंने आज बताया है उतना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कैसे होता है। आप इसमें मैंने आपको ऑक्सीजन एटम दिया है, आप इसमें हीलियम रख लीजिए, आप इसमें नाइट्रोजन रख लीजिए और फिर इसे सॉल्व करके देखिए। आपको जो भी एटम रखना है, जिसका भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको पता है, वो रख के देखिए। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए और फिर खुद इस कंक्लूजन पे पहुंचिए कि क्या ऐसा है, और ऐसा है तो किसके रेफरेंस में है। इस रेफरेंस में है कि एएमयू इक्वल टू ग्राम, ऑलवेज नहीं। कब? जब ये एएमयू जो आपको दिया है, एएमयू जिस भी एटम का है वो आपके पास Na के इक्वल हो या 1 मोल के इक्वल हो। जब भी आपके पास कोई एटम 1 मोल होगा, मतलब उसके आपके पास Na एटम्स होंगे उसके, तब उसका ग्राम वेट और उन N एटम्स का जो वेट है वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।